नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए लीला चिरंतन उपन्यास का 8वां अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। 2 दिनों के बाद बुआ को हमारे घर छोड़कर फूफा जी वापस चले गए। जाने के पहले माँ को झुककर प्रणाम करते हुए उन्होंने बेवकूफ़ों की तरह हंसते हुए कहा, अभी तो आपकी घर गृहस्थी पर ही बोझ डालकर जा रहा हूँ, जितनी जल्दी हो कोई ना कोई इंतजाम कर लूँगा। माँ चुप खड़ी रही। अपने ट्रांसफ़र के लिए मैंने बड़ी कोशिश की थी। वहाँ इतना लंबा चौड़ा घर है, बागान है, पोखर है, खुली जगह है, लेकिन इसकी जिद का क्या किया जाए, बस नहीं रहना तो नहीं रहना। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी ट्रांसफ़र की बात तो पहले से ही सबको बता रखी है, हो पाएगा? देखिए, वह तो मैंने वैसे ही कहा था, लेकिन इस बात को लेकर इतनी खींचतान होगी मैं नहीं जानता था। अब घर जाकर घर वालों को क्या बताऊंगा, कुछ समझ में नहीं आता। यही कि कोई बहाना बनाना होगा कि डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर ने कहा कि अभी दिल कमज़ोर है, ज़्यादा चलना फिरना ठीक नहीं। माँ ने हैरानी से पूछा, घर जाकर यह सब बताओगे? और चारा भी क्या है? अब मुझे तो वहाँ भी अपनी इज्जत बचाए रखनी है। कितना कुछ करना पड़ता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध, अपने विवेक के विरुद्ध। माँ ने उनकी तरफ देखते हुए अचरज में भरकर पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, यह भी तो कहो। इसमें डरने की क्या बात है? डर? फूफा जी ने खींच भरे स्वर में कहा, वह कहती है कि अगर वहाँ से उद्धार नहीं किया तो वह गले में फंदा डालकर झूल जाएगी, जहर खा लेगी या किरासिन डालकर खुद को आग में झोंक देगी। माँ ने अचानक अपनी हथेली पर माथा टिकाया और कहा, माय गॉड, इतना सब कुछ कर डालेगी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्या करेगी और बाद में क्या करेगी। फूफा जी कमजोर पड़ते हुए कातर स्वर में बोले, आप तो मजाक कर रही हैं, लेकिन आप मेरी जगह होती तो मेरी हालत समझ पाती। माँ थोड़ी संयत हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारी हालत समझ रही हूँ, लेकिन भाई साहब, मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि इस खुकू को तो मैं वैसे ही एक नई नवेली बहू के रूप में जानती थी। उसको यह सब आड़ी तिरछी समझ कहाँ से आ गई? अब तो यह सब देख सुनकर मुझे खुद पर अफसोस होने लगा है कि हमारे हाथों में हर तरह की बीमारी का इलाज है, लेकिन इस बारे में तो कभी पता ही नहीं था। और अब हम ही लोग बेवकूफ़ों की तरह बैठे हैं। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, खुकू यहाँ मज़े में रहेगी। मज़े में तो थी ही, खामखा बीमारी का बहाना बनाकर। फूफा जी ने अपनी निराशा जताने के लिए गहरी सांस के साथ कहा, हालांकि मेरी दूसरी भाभियां तो हमेशा हमारे पुश्तैनी घर में ही रही हैं। फूफा जी चले गए। उन्हें देखकर सचमुच मुझे उन पर बड़ा तरस आया, लेकिन अब मैं बुआ को अच्छी तरह समझ गई थी। यह ठीक है कि बचपन में घर बार संभालने के बावजूद, पिताजी के शादी करने पर और माँ के आने और घर गृहस्थी का भार संभाल लेने के बाद खुकू बुआ के पांव कभी ठीक से जमीन पर पड़े नहीं शायद। और तभी उसने मन ही मन यह सपना देखा था कि शादी हो जाने के बाद उसे अपना कोई राजपाट मिलेगा और वह वहाँ की राजरानी होगी। लेकिन जब वह वहाँ पहुंची तो पाया कि सारा गुड़ गोबर, मिठाई में रेत। अब जीवन भर उसे इसी संसार में रहना होगा। उसने जैसा चाहा था वैसा सुखी जीवन तो आने से रहा। सिर पर सवार सास, सास की तरह ही झक्की एक विधवा ननद, और इन सब के ऊपर 2-2 जेठानियाँ। ऐसे में वे सुख चैन भरे दिन और पलछिन तो आने से रहे। और यही वजह थी कि वह पहली रात ही में ही बिल्ली मार डालना चाहती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं हर किसी को थोड़ा थोड़ा समझ लेती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को समझ नहीं पाती तो वह और कोई नहीं, मेरी अपनी माँ है। सचमुच उसे समझ पाना असंभव ही है। फूफा के चले जाने के बाद दूसरे दिन बुआ ने माँ के एकदम पास आकर, बल्कि देह से देह सटाकर कहा, भाभी, वह खुद यह साहस नहीं जुटा पाया था, उसने यह तुमको देने को कहा है। और यह कहकर उसने 100-100 के 4 नोट अपनी मुट्ठी में से निकाले और माँ की गोद के ऊपर रख दिए। अरे यह क्या? माँ ने उसकी तरफ देखकर कहा, अच्छा तो कुछ खरीदारी वगैरह करवाने की बात है? खरीदारी की क्या बात है? बुआ ने कहा, अब देखो ना, तुम्हारी इस मुसीबत की घड़ी में वह मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़ गया। आखिर लोकलाज भी तो कोई चीज़ है। माँ के होठों पर वही रहस्य में मुस्कान खेलती रही। उसने कहा, ओह अच्छा, तो परिवार के लिए राशन पानी का खर्चा? और जब उनकी ही इस बात का साहस नहीं हुआ तो फिर कहाँ से इतना साहस? तुम्हें तो पता है ना, मैं शुरू से ही बेवकूफ़ और बेशरम। पता है, कहकर माँ हंस पड़ी। फिर बोली, अब तो और भी हो गई है, यह भी जानती हूँ। ले अपने रुपए उठा और अपने आंचल में बांध। वाह, अपने आंचल में बांध लो, इसका क्या मतलब है? वह तो घर की ज़रूरतों के लिए दे गया है। अभी तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पड़ी तो ले लूँगी। तुम कभी हाँ कहती भी हो, तुम्हें ऐसा कुछ खास लगता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे इस अभाव और असुविधा से भरी गृहस्थी में तुम्हारे कंधे पर खामखा एक और बोझ रख दिया गया। माँ ने बड़ी शांति से कहा, मेरी गृहस्थी को देखकर तुम्हें क्या ऐसा लगने लगा है कि हम बड़े अभाव और असुविधा में हैं?
यह बात सुनकर बुआ जैसे सुलग उठी और उत्तेजित होकर बोली, हाँ, ऐसा लगता तो नहीं है, बल्कि पहले से भी ज्यादा रौनक दिखाई पड़ती है। यहाँ आकर सब कुछ देखने के बाद मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह सब आखिर कहाँ से हो रहा है। तुम्हारी तो ले देकर वही आमदनी है। मेरी? अरे दूर, मेरी आय व्यय तो समुद्र के पाँव में पानी डालने जितनी है। बुआ तो और भी हैरान हो गई। जैसे उसने पूछा, तो फिर किसके रुपए से इतना कुछ हो रहा है तो बताओ। दरअसल अंदर ही अंदर जो संदेह बुआ को कुरेद रहा था वह बातों बातों में फूट ही पड़ा। लेकिन माँ ने इस बात की अनदेखी करते हुए कहा, और भला किसके? गौरी सेन के। इस संसार में कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक आध गौरी सेन तो होती ही है। बुआ का चेहरा एक बार भी बुझ गया। तो भी मैं बोली, हूँ, मुझे तो आते ही इस बात का संदेह हुआ था, लेकिन गौरी सेन तुम्हें भले ही कुछ देकर कृतार्थ करे, तुम उसे किस खुशी में ले रही हो? बुआ इसके पहले माँ से इतना खुलकर कभी बात नहीं करती थी। वह माँ के प्रति सम्मान का भाव रखती थी, लेकिन शादी के बाद वह जैसे माँ की बराबरी करने लगी थी। माँ ने भी कुछ वैसे ही भाव से उत्तर दिया था। लो और सुनो, गौरी सेन के रुपयों के लिए खुश ना खुश होने की क्या जरूरत है? क्या तुझे गौरी सेन के इतिहास मालूम नहीं? जहाँ कहीं बारिश होती है वहीं वह छतरी थामे खड़ी रहती है। बुआ का चेहरा तो देखने लायक था। वह बुझे स्वर में बोली, लेकिन अब किस मुंह से इस घर में उसने कदम रखा था? मैं तो यह देखकर सचमुच हैरान रह गई थी। अपनी उस कुढंगी बहू के लिए ही तो वह हमारे घर संसार के सारे सुख में आग लगा गई। और वह? माँ ने अपने चीर परिचित लहजे में कहा, किसके चलते क्या होता है यह कहना बहुत कठिन है कुकुरानी। अब अगर किसी के मन प्राण में अचानक वैराग का तूफान उठ खड़ा हो तो? वैराग का तूफान नहीं, ठेंगा। मुझे अब सारी बातों का पता चल गया है। उस बेढंगी ने हवा में पाल क्या खोल दिया। भैया ने आओ देखना तब एक सड़ी हुई बस्ती में मुझे किसी चरवाहे के गुहाल में झोंककर विदा हो गए, बस। माँ ने संयत स्वर में कहा, अच्छा, मैं तेरी बात मान भी लेती हूँ, लेकिन तेरे परम पूजनीय दादाजी क्या इतने भोले हैं कि और कोई बड़ी चीज उनके हाथ नहीं लग पाई? एक बेढंगी औरत के उकसावे में आकर ही उसने घर संसार छोड़ दिया। लेकिन लड़की के पति ने क्या अपराध किया था? मुझे नहीं पता, बुआ ने झुंझलाकर कहा, लेकिन उसके मन में अपराधी अपराधी भाव रहना जरूरी था। माँ ने खुली हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, शायद ऐसा ही है, और इसलिए वह इसकी कीमत चुका रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। सन्यासी बाबू थोड़ा टुकड़ा दिए गए घर संसार की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया है। मुझे तो यह कहने में कोई संकोच नहीं कि वह एक जिम्मेदार आदमी है। बुआ को इस बात का कोई जवाब देते नहीं बना, तो भी वह बोल उठी, यह सब तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं। घर के बाहर 5 लोग इन सारी चीजों को बिना आंखों के देखते हैं। इस बारे में कभी सोचा भी है तुमने? 5 लोग? अरे बाबा, मुझे 5 लोगों की आंखों की ओर देखने का समय कहाँ है, लेकिन एक आदमी की ओर जरूर देख रही हूँ, और यह भी जानती हूँ कि तू इसे अच्छी नज़र से नहीं देख रही। हो सकता है तू अकेले ही 5 आदमी बनकर खड़ी हो जाए। इस दुनिया में यही तो होता है, घर के लोग ही बाहर खबरें फैलाते हैं। बुआ सचमुच घबरा गई थी, फिर भी उसने अपनी बात पूरी की। मैं अपनी नहीं, लोगों की बात कह रही हूँ। तू लोगों की बात जाने दे और रुपए उठा। और इतना कहकर माँ ने उन रुपयों को बुआ की गोद में फेंक दिया। बुआ ने आपत्ति की, मैं इन्हें लेकर क्या करूँगी? माँ एक बार फिर पहले की तरह मुस्कुराकर बोली, लो, रुपए लेकर क्या करूँगी? क्या तुझमें भी जोगन बनने की धुन सवार हुई है? लेकिन यह सुख भी क्या मन में रखे जाने वाली चीज है? किसी के मन में रहती भी है? यह तो एक उड़ते पंछी की तरह है। वह मन के पिंजरे में बंदी रहना नहीं चाहता, उड़ता फिरता है, और लोग उसे पकड़कर मन के अंदर जकड़ देना चाहते हैं। संभव है? ऐसा संभव होता तो फिर बुआ के मन को सुख क्यों नहीं है? वह जैसा चाह रही है सब कुछ तो वैसा ही हो रहा है। फूफा ने पत्र लिखकर बताया है कि उनके तबादले का आदेश हो चुका है। वे अगले महीने की 1 तारीख से ही काम पर आ जाएंगे। पहले तो यहीं से दफ्तर आएंगे जाएंगे, इसके बाद हावड़ा इलाके में अगर कोई फ्लैट किराए पर मिल जाए तो। लो सुनो, माँ ने कहा, यहाँ से हावड़ा दफ्तर आना जाना यह भी कोई बात हुई? और वह इधर इधर फ्लैट क्यों खोजता फिरेगा? यहाँ तो अपना घर है ही। अरे खुकू, इस घर का आधा हिस्सा तो उसी का है। अगर तुझे ठीक लगे तो ऊपरी तले पर चली जा, हम लोग नीचे आ जाएंगे। बुआ ने तनिक झेंकते हुए कहा, नहीं नहीं, हमारे लिए नीचे वाला तला ही ठीक रहेगा। यहाँ रसोई घर वगैरह की भी सहूलियत है, और हम लोग कुल मिलाकर 2 ही तो प्राणी हैं। 3-3 कमरे लेकर करेंगे भी क्या? क्यों? जैसा जी में आए वैसा सजाना संवारना, सुख से अपनी गृहस्थी बसाना, ऐसी खुली दावत थी। लेकिन बुआ अपने लिए वही सुख तो जुटा नहीं पाई। अपना घर संसार
सजाने संवारने के बहाने जब जी में आता, खरीदारी के लिए बाजार की तरफ निकल जाती। मनपसंद चीजें खरीद तो लाती, लेकिन उसके मन में कोई खुशी ना थी। कभी कभी माँ के पास घुटने टेक देती और रुआ से स्वर में कहती, अब उन घटिया लोगों का व्यवहार देख रही हो ना भाभी, 3 हफ्ते निकल गए मुझे यहाँ अकेला छोड़े हुए। इस बीच वह एक दिन के लिए भी मुझे देखने नहीं आया। माँ ने हंसते हुए कहा, तू ऐसा क्यों कह रही कि तुझे अकेला छोड़कर चला गया? वह तो तुझे मुझे हर रोज एक चिट्ठी डाल रहा है। चिट्ठी लिख दी, बस हो गया। कागज और आदमी क्या एक समान है? अब की बार कलकत्ता आकर उसे यहाँ गृहस्थी बसानी होगी। यह सोचकर अपने घर के लिए उसकी जान फंसी हुई है। वह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक अपने घर में रह ले। पता नहीं उसे वहाँ क्या मजा आता है। ले देकर वहाँ है क्या? वही चरवाहों जैसा गोहाल। माँ ने थोड़ी गंभीर मुस्कुराहट के साथ कहा, उस गोहाल की गायें तो उसकी माँ, बहनें, बाप भाई और भाभी बुआ वगैरह होंगी ना। बुआ ने जैसे मुंह चिढ़ाते हुए कहा, वह तो बचपन से ही उनके साथ रहता है, इसमें कौन सी नई बात है? मुझे ऐसा लगता है कि उस आदमी के साथ अपनी घर गृहस्थी बसाना तो जैसे हथेली पर सरसों उगाना हो। मैं यह अच्छी तरह समझ गई हूँ कि उसकी देह यहाँ पड़ी होगी और जान वहाँ। मैं अचानक ठठाकर हंस पड़ी। फिर तो सचमुच बड़ी लाचारी है। मन के पाँव में कोई भारी बेड़ी डाली जा सके, ऐसा आविष्कार तो अभी तक हुआ नहीं। यानी यह तय है कि सुख एक ऐसी चीज है जो बंद मुट्ठी से छिटक कर भाग जाता है। बड़ा भारी उस्ताद है ये। आदमी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाने के बावजूद मन का कोई ना कोई कोना सूना ही रहता है। चाहे जो भी हो, अपनी घर गृहस्थी संवारने में बुआ जी जान से लगी है। अब ले देकर यह घर संसारी तो उसकी चाहत है, लेकिन इस घर संसार का शब्द का अर्थ क्या है? क्या यह चूल्हा, चक्की, बर्तन, बासन, करछुल, बेलन, खाट, मसहरी, टीवी, फ्रिज या दुनिया भर के साजो सामान और बेशुमार तामझाम का दूसरा नाम है? क्या इसी के लिए युवतियां इतनी ललायित रहती हैं? इस अकेले संसार को पाने के लिए कितना खून पसीना एक किया जाता है, कितने रास्ते तय किए जाते हैं, कितने घोरक धंधे होते हैं, हिसाब किताब लगाए जाते हैं, और इसकी खातिर कितनी बेशर्मी बेरहमी से पाला पड़ता है। हाँ, बेशर्मी तो है, क्योंकि बर्तन, भांडे, छलनी, करछुल, फ्रिज, टीवी के साथ साथ मन के रूप में एक गुलाम के तौर पर एक आदमी भी तो रहना चाहिए। उसे उसके जन्म जन्म के बंधन या बेड़ी से मुक्त कर अपनी मुट्ठी में बंद नहीं रखा गया तो। मैं इतनी सारी बातें सोचना नहीं जानती थी, लेकिन बुआ के आने के बाद उसे देखते देखते मैंने बहुत सी बातें सीख ली। लेकिन दूसरी तरफ क्या मेरी माँ ने भी ऐसा किया था? माँ के घर संसार में बुआ भी थी और दादाजी भी। यहाँ तक कि इनके गांव से लगातार कोई ना कोई आता रहता, और माँ तो सबके साथ अपनी गृहस्थी। तो क्या माँ ने कोई गलती की थी और उन सबके हाथों में से एक आदमी को छीनकर अपनी मुट्ठी में नहीं रख पाई, इसलिए तो वह फिसलकर निकल भागा? और सचमुच पिताजी तो हमारी घर गृहस्थी से हमारे जीवन में एक रहस्य, एक जिज्ञासा बनकर रह गए। अच्छा होता हमारे जीवन को उन्होंने बारूद के साथ मिलाकर या मिटाकर रख दिया होता। अशीन डॉक्टर को देखते ही बुआ दौड़ी चली आती, लेकिन आज खुद डॉक्टर ने घर में कदम रखते ही पुकारा, अरे ओ खुकू रानी, सुन ले, यह देख अभिज्ञा चक्र उत्सव का आमंत्रण पत्र। श्रीमती प्रज्ञा वर्मा ने 4 कार्ड भेज दिए। लिखा है जो भी इस कार्यक्रम में आना चाहे साथ आ सकते हैं। कुकू ने इन 4 कार्डों को जैसे चील की तरह झपट लिया। बड़े ही खूबसूरत ढंग से लिखा गया कार्ड, ऊपर संस्कृत में श्लोक और फिर अंग्रेजी में लिखी पंक्तियां आमंत्रण जताती हुई। कार्ड के सबसे ऊपर अभिज्ञा चक्र का चक्राकार चिन्ह, कार्ड के पीठ पर कार्यक्रम की सूचना अंग्रेजी और देवनागरी में। बड़ा लंबा चौड़ा अनुष्ठान है। 3 दिनों तक कार्यक्रम चलते रहेंगे। होम, यज्ञ, वेद पाठ, नामी गिरामी गायकों वादकों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सायंकाल में आरती, नृत्य और इसके बाद प्रसाद वितरण। बुआ ने एक एक शब्द पढ़ने के बाद पूछा, यह प्रसाद क्या, वही पत्तल खिचड़ी? अशीन डॉक्टर ने अपना सिर पीट लिया और कहा, खिचड़ी? तू है कहाँ? वहाँ क्या यही गवारू तमाशा होगा? क्या तेरी समझ है? प्रसाद का मतलब है केक, पेस्ट्री या वाई जैसी कोई चीज, पैकेट नुमा टिफिन। उनके भक्तों में कुछ बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं, वे रोजाना 1000-2000 पैकेट सप्लाई करते हैं। इसके साथ ही एकदम विशुद्ध प्रतिष्ठानों से वैष्णव मिठाइयाँ और कचौड़ियों के पैकेट भी आते हैं। वे सब अपने आप संबंधित दफ्तरों में पहुंच जाते हैं। इनमें ऐसा तालमेल रहता है कि कोई परेशानी नहीं रहती और पूरे इंतजाम में जरा सी चूं चा तक नहीं होती। बुआ आंखें फाड़कर सारी बातें सुनती रही। हैरानी भरे स्वर में उसने पूछा, परमा भाभी ने खुद काट दिया?
हाँ, कल शाम वे इसी पापी की कुटिर के में अपने चरणों की धूल दे गई थी। किसी के घर आने जाने के नियम हैं उनके? उनके लिए बुआ ने पूछा, क्या इसमें मनाही नहीं? अशीन डॉक्टर हौले से मुस्कुराए, फिर बोले, क्या पता चक्र के संविधान में क्या है, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नियम और निषेध वगैरह क्या सब पर एक समान लागू होते हैं? अच्छा, तो वह जो चाहे कर सकती है। बुआ ने आगे कहा, लगता है उन्होंने आते ही तुम्हारी चेकबुक हथिया ली है। सत्यानाश, अरे तू तो बड़ी सख्त जान लड़की है रे कोको, तेरे मुंह में जो आता है बोल देती है, तेरी जुबान पर कोई ढक्कन नहीं। क्या करूं भाई, मैं तो वैसी ही हूँ। एक गृहस्थ के घर में उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही अपने पाँव की धूल दी होगी। खैर, आपने 4-4 कार्ड ला दिए, किन किन को ले जाने के लिए कहा है? किसे किसे वाली बात नहीं है, कहा गया है उनको जो सचमुच इच्छुक हो। बुआ के मन में वहां जाने की जबरदस्त चाह है, इसमें भला क्या शक। दरअसल उसके मन में अजीब हलचल सी भी मची है, वहां जाने के लिए, सब कुछ जानने के लिए। तुम नहीं जाओगे? अरे बाप रे, नहीं जाओगे? क्या कह रही हो तुम? नहीं गए तो समझो जान से गए, वहां तो हर रोज खास खास मौकों पर हाजिरी रहना ही पड़ेगा। बुआ ने फिर पूछा, लेकिन वह तो सन्यासिनी हो चुकी हैं, अब भला तुम पर उनका क्या बस? बुआ के बेवकूफ़ी से भरे सवालों के जवाब में डॉक्टर की वाक चातुरी या हाजिर जवाबी की अच्छी तैयारी का आनंद मिलता है। वह चलताऊ या टरकाऊ जवाब देकर अपनी बात पूरी नहीं करते। उनमें जहाँ नक्काशी होती है वहाँ सादगी भी, ताकि सबको उसमें अपना अपना हिस्सा मिल सके। अब मैं यह बात समझने लगी थी। बुआ की बात का जवाब देते हुए आशीन डॉक्टर ने कहा, तू तो एकदम उल्टी बात कह रही है। सन्यासिनी के ऊपर किसी गृहस्थ का क्या जोर? यह तो लोग जानते मानते ही हैं, लेकिन किसी अभागे ग्रस्त पर सन्यासिनी का जोर नहीं चलेगा, ऐसी बात तो किसी संविधान में नहीं। पता नहीं। अच्छा, तो तुम जब चाहो वहां जा सकते हो, या फिर तुम्हें भी कार्ड दिखाना होगा? जब चाहो के लिए कार्ड नहीं है। आशीन डॉक्टर मुस्कुराए, उसके लिए मेरे पास एक पास रहता है। और यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से पीतल का एक गोल सिक्का या सील जैसी चीज निकाली। इस पर उनके संग की चक्र की जानी पहचानी छाप पड़ी थी। बुआ की जिरह से जो सवाल जवाब पैदा हुए, उनसे पता चला कि उस सिक्के या टोकन का उपयोग सिर्फ मेन गेट पर होता है। इसके अलावा और भी 3 गेट है जहाँ कार्ड सिस्टम है। वहाँ पंडाल में भी कई तरह के विभेद और विभाजन है। उत्तर, पश्चिम और पूर्व वाले द्वारों के लिए 3 तरह के रंगों का निर्देश है। हमें हल्के गुलाबी रंग का कार्ड दिया गया, हमें पश्चिम द्वार से अंदर जाना है। अन्य 2 कार्डों का रंग हल्का नीला और गेरुआ है। इन रंगों से ही महाजन और अभाजन का बंटवारा किया गया है। रंगीन खानों में बटे लोग निर्धारित द्वारों से अंदर घुसकर अपना आसन ग्रहण करेंगे और इसमें उनको कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरे वे जब चाहें अपनी जगह पर जाकर बैठ सकेंगे और वहां से उठकर अपने घर आ सकेंगे। बुआ ने यह सब सुनकर संतोष जताया और कहा, वाह, फिर तो बड़ा अच्छा इंतजाम है। हम तो हमेशा से यही देखते आए हैं कि किसी भी धर्म स्थान पर गए नहीं कि वहां की रेल पेल, अफरा तफरी और यहाँ तक कि मारपीट और लाठी बरसाने की नौबत देखकर पसीना छूटने लगता है। और इतना शोर शराबा। बाबा, पता है, एक बार मैं अपने पिताजी के साथ कहाँ तो गई थी, वहां इतनी भीड़ थी कि मेरी फ्रॉक फट गई और बालों में बंधा फीता खुलकर खो गया। मारे भीड़ के मेरा दम घुटने लगा। भीड़ में छिटक जाने के बाद मुझे यही जान पड़ा कि मैं पिताजी से दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। वैसे आजकल हर जगह कतार लगी रहती है, जिससे कि आने जाने वालों की दोतरफा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन परेशानी तो होती है ना। लेकिन यहाँ तो बड़ा अच्छा इंतजाम है। हाँ, तो यह कार्ड कल के लिए तुम्हारे पास रहेगा। जाना तो चाहिए एक बार। मऊ, तू चलेगी? बुआ का यह सवाल सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। जिस चक्र स्थान ने हमारे पिता को हमसे छीन लिया, भला मैं वहां कभी अपनी खुशी से जाऊंगी? और पिताजी तो वहां आ नहीं पाएंगे। पता नहीं वे तब इससे दूर कहाँ पड़े होंगे। मैंने सिर हिला दिया। नहीं, अशीन डॉक्टर ने कहा, जो जाना ना चाहे उनके बारे में क्या पूछना, लेकिन तुम अगर जाना चाहो तो जरूर बता देना, मैं साथ ले जाऊंगा। चलोगी ना? मेरे कुछ कहने से पहले अचानक माँ रसोई घर की तरफ से आई और पूछ बैठी, अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे अंदर जाने देंगे? माँ वहाँ जाने के बारे में सोच रही है, उस जगह जहाँ मेरा जाने को रत्ती भर जी नहीं। मैं तो यह सोच भी नहीं सकती। बुआ थोड़ी देर के लिए ठिठक कर रह गई। डॉक्टर ने भी जैसे असमंजस में पड़कर पूछा, आप? हाँ, एक बार देख आना चाहती थी तुम्हारे प्रभुपाद जी को। उनसे कुछ प्रश्न करने थे, देखूं क्या उत्तर देते हैं। सुनकर डॉक्टर मुस्कुराए, फिर बोले, वहां जाते ही आप उनके पास पहुंच जाएंगी और उन्हें कटघरे में डाल उनके सवाल करने लगेंगी।
आप कोई सपना तो नहीं देख रही? हे अबोध बालिके, यह सौभाग्य तो दैवी योग से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे प्रश्नोत्तर के लिए अलग से एक विभाग है, लिखित प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर। और अगर कोई बंदा यह तय ही कर ले कि वह उनसे मिलेगा ही मिलेगा और सीधे उन्हीं से सवाल करेगा, तो उसे कम से कम 10 दिनों के बाद ही मिलने का समय मिलेगा, वह भी पत्र के द्वारा। अब सारा तौर तरीका यानी प्रोटोकॉल तो यही है। यह बात दूसरी है कि उनके किसी आत्मीय जन या निकट अनुयायी को पकड़ा जाए और वे स्वयं इस भेंट के लिए राजी हो जाएं। माँ ने छूटते ही पूछा, मैंने तो सुना है कि तुम्हारी घरवाली ही उनके बहुत निकट है, यदि उसे ही पकड़ा जाए तो? और मैं हैरानी से मुंह फाड़े सारा तमाशा देख रही थी। वैसे माँ को कई बातों की हैरानी से देखती सुनती रही हूँ, लेकिन आज की हैरानी के बारे में तो समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन उसके बाद अशीन डॉक्टर ने एक चुहल भरी मुस्कान के साथ उस माहौल पर जैसे बिजली सी गिराई। मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं कि यह काम हो जाएगा, और आप तो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं और चाहे तो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो सकती हैं। अब इसे वज्रपात ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? फिर तो बड़ी लाचारी है, कहकर माँ दोबारा रसोई घर में घुस गई। वह इतने सहज ढंग से कैसे चली गई यह भगवान ही जानते हैं। इधर बुआ और मैं काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे, जैसे कि हम दोनों पर ही बिजली गिर पड़ी हो। इसके बाद बुआ अचानक झटके से उठी और जाते जाते इतना बोल गई, पता नहीं कौन किसको किसी नज़र से देखता है। इसी को कहते हैं बिल्ली की नज़र छीके पर। और वह ठहरी खेली खिलाई भरपूर औरत, जीवन भर अपनी सज धज में बेहाल, और ये 3 बच्चों की माँ, 40 के पैठे में पाँव, दुख और अभाव में हाड़ मांस गलता रहा। लेकिन अब भी और क्या कुछ कहा वह सुना नहीं जा सका। मित्र ने कहा, मऊ तेरी बुआ भी क्या भला है। अरे उस दिन उस चक्र की बात पर मेरा दिमाग चाटती रही और अब वहाँ का उत्सव देखकर पगला सी गई है। उसने वैसा आरती नृत्य जीवन में पहली बार देखा है। लगता है अपने घर में ठीक से रुक नहीं पाई, इसलिए मेरे घर आकर माँ, चाची, काकी, दादी से चिपकी बैठी रही। कह रही थी हमारी वह परमा काकी माँ या शायद कोई और ऊंचे मंच पर सिंहासन पर विराजमान गुरुदेव के बगल में खड़ी होकर उन्हें चवर डुला रही थी। कितनी सुंदर लग रही थी, एकदम देवी की तरह। मैंने उसे डपट दिया, तो फालतू की बातें रहने दे, तो तेरे इम्तिहान का नतीजा आने में और कितनी देर है? पता नहीं, पहले तो यही बताया कि आने वाली 14 तारीख को नतीजा निकलेगा, लेकिन वह निकला कहाँ? पता नहीं क्या बात हो गई, भगवान जाने। और तेरी पढ़ाई रटाई कैसी चल रही है? इस बार तो फर्स्ट ईयर में। मेरी बात जाने दे, तू अपना रोना गाना देख। मेरी तो इच्छा यही होती है कि तुझे अपनी 12वीं से घसीटकर 10वीं में डाल दूँ। क्या कहा? मुझे 10वीं में डाल? वह अकबक आकर बोला। उसके हैरानी से बाएं मुंह पर एक तमाचा मारने की अपनी जोरदार इच्छा को दबाते हुए मैंने कहा, और नहीं तो क्या, वह फटका कहाँ का फन्ने खा है, उसे देख। और मेरे भैया, वह वाला तुझसे कितने बड़े हैं, यही कोई 1.5-2 साल, लेकिन देख किस कदर सज धज कर दफ्तर निकल जाते हैं। उनका सारा देशोद्धार गंगा नहाने हरिद्वार चला गया। अब नखा, अरे भाई, अब हर कोई तो भाई या भतीजा नहीं हो सकता। भले ही ना हो, लेकिन अपने मन का जोर भी तो होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या लायक बनने की चाह मन में नहीं होती? नखा ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, इससे तेरा भला क्या बनेगा या बिगड़ेगा? तूने तो पहले से ही कसम खा रखी है कि तू चिरकुमारी रहेगी। अरे यह क्या बात हुई? इससे जी जहान में कोई आग नहीं लगेगी? तो भी मैं उसे मनाते हुए कहती रही, हाँ, बॉन्ड पर दस्तखत करके तेरे पास रख छोड़ा है ना, तभी तो मेरी नानी प्यार से कहती है, नक्खा बेचारा किस्मत का मारा। बात यह है कि मेरा मन इस घर में घड़ी भर के लिए भी नहीं रहना चाहता। तो कुछ समझा कि नहीं? उसने अपना सिर हिला दिया। एकदम नहीं। अच्छा, अब समझा, यह घर छोड़ना पड़ेगा, यही सोच सोच कर तू। देख नक्खा, आदमी कोई ईंट पत्थर या गारा तो नहीं होता, वह जिस सांचे में ढला है उसी आकार में बना रहेगा। उसने अचानक कहा, नहीं, तुझे तो किसी कीमत पर घर छोड़ना ही होगा। दरअसल तेरी बातचीत का ढर्रा धीरे धीरे तेरी बुआ की तरह होता जा रहा है। अभी पल भर में तोला तो अभी पलक झपकते माशा। यह तो बड़ा जोखिम भरा मामला है। अब सोच रही हूँ सचमुच ऐसा ही है। मैं भी तो अचानक कितनी बदल गई हूँ, आकाश से पाताल की तरह। मैंने यह भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी थी कि इस घर को छोड़कर नहीं जाना, और अब यह घर मुझे इस तरह जकड़कर तंग कर रहा है। मैं कभी कभी यह सोचने लगी हूँ कि नक्षत्र बड़ा होने में इतनी देर क्यों लगा रहा है। अगर वह जल्दी से बड़ा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरी तो बड़ी हेटी होगी। पता नहीं कौन कहाँ बैठकर कैसे कैसे मज़े उड़ा रहा है। पिछले कई दिनों से जो बुआ अपने पति महोदय के
ना आने के गम में अधमरी हो गई थी और उठते बैठते पति को बेहया और बेदर्दी कहते नहीं थकती थी। वही बेचारा जब एक दिन घर आ पहुंचा तो पतिव्रता बुआ जी घर से नदारद थी। माँ ने कहा, लो देखो तमाशा, इतने दिनों से तुम्हारी घरवाली मारे विरह के जाने को उतारू थी, वही आज गायब है। अरे तुम कह रहे हो कि आज ही वापस चले जाओगे और इधर तुम्हारी घरवाली, वह आखिर गई कहाँ? फूफा जी ने निराशा भरे स्वर में पूछा। और जब उन्हें उत्तर सुनने को मिला तो उन्होंने सिर पीट लिया। सर्वनाश, आखिर वहाँ क्यों गई? भाई साहब ने उन्हीं के बहकावे में या दिखावे में तो घर छोड़ दिया है, फिर बहन के वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? वह पलक झपकते कहीं दीक्षा विक्षा तो नहीं ले लेगी ना? माँ हंस पड़ी, फिर बोली, पागल हो गए हो तुम, यह सब क्या इतना आसान है? लेकिन तुम इतने दिनों तक आए क्यों नहीं? फूफा ने कातर भाव से कहा, अगर आप मेरी परेशानी को समझ पाती तो ऐसा सवाल नहीं करती। फूफा जी का रंग गोरा है और नाक नक्श तीखे हैं, लेकिन चेहरा गोल है। उन्हें देखकर छिले हुए आलू की याद आती है। कुल मिलाकर एक भोली भाली उपस्थिति, सादगी और ईमानदारी की जीती जागती तस्वीर। माँ ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, अभी अभी तो शादी हुई है और अभी से परेशानियां शुरू हो गई? और नहीं तो क्या, शादी से ही तो परेशानी शुरू हुई है। पता है, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि शादी के समय यहाँ से जो पलंग, बिछावन, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सामान दिए गए थे, उन्हें सीढ़ी से यहाँ वापस लाना है। आप ही बताइए, ये कैसी मुसीबत है? इधर मैंने घर में बता रखा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है, इसलिए वह अपने मायके में है। अब अगर मैं ये सारे सामान लाने की तैयारी करूं तो लोग क्या कहेंगे? माँ ने आश्चर्य से पूछा, तुम पिछले 7-8 हफ्तों में उसकी बीमारी की बात रटते रहे हो, और उपाय भी क्या, मैं कहता भी क्या? इधर मैं भी हैरान रह गई थी। अभी तो यह आदमी कैसा भोला भाला और सादगी की मूरत नजर आ रहा था, जबकि वह माँ, बुआ और अपने घर वालों से लगातार झूठ बोलता आ रहा है। क्यों, तुमने अपनी बदली की बात नहीं बताई? माँ ने धीरे से पूछा। यह सब कुछ तो धीरे से धीरे ही बताना होगा। अचानक इस बदली और बदलाव के बारे में सुनकर मेरी माँ कितनी अपसेट हो जाएगी, यह सोच सोचकर और भी परेशान हो। आपकी ननद के दिमाग में पता नहीं रह रहकर क्या सोचता है, अकेली गृहस्थी बसाएगी। लगता है बुआ की अनुपस्थिति में अपने मन की सारी बातें यह आदमी खोल कर रख देना चाहता है और शायद तनाव से मुक्त होना चाहता है। दरअसल मैं अजीब जंजाल में फंस गया हूँ। मैंने यह देखा कि इस बुजुर्ग आदमी को माँ बालकों जैसा स्नेह प्रदान करती रही है। माँ के वैसे भी कोई भाई नहीं है, अगर उनके कोई छोटा भाई होता तो उसे ऐसा ही स्नेह मिलता। माँ ने फूफा जी के सामने खाने की थाली रखी, गर्मा गर्म पूरियाँ, बैगन के चक्के, आलू की सब्जी और अंडा करी, साथ ही मिठाई भी। इतना ज़्यादा? फूफा जी ने आपत्ति की। आपने इतनी तकलीफ क्यों की भला? आखिर इतनी चीज़ें बनाने की ज़रूरत थी? ज़रूरत तुम्हें नहीं थी, मुझे थी भाई, माँ ने उत्तर दिया। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं समझ गई कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। तुम पहले आराम से खाओ तो सही। इसके बाद माँ ने पंखे की रफ्तार बढ़ा दी। फिर वह फूफा के पास आई और हंसकर बोली, एक कहावत है ना, कहीं अंधेरा कहीं उजाला, वही बात लागू हो रही है। तुम्हारे लिए जो जी का जंजाल है, मेरे लिए वही मुक्ति का साधन है। अनिमेश अनिमेश यानी फूफा जी, जो थाली में पूरी के साथ बैगन का चक्का लपेट रहे थे, अचानक रुक गए। उन्होंने पूछा, आपने क्या कहा? मैं समझा नहीं। कैसे नहीं समझे? तुम देख नहीं रहे हमारे घर संसार का बंधन? यह जिसकी गृहस्थी थी, वे तो बड़े मजे में इससे अलग थलग हो बैठ गए और मैं यहाँ बैठी बेगार खट रही हूँ। कुकू अगर यहाँ ठीक से अपनी गृहस्थी जमा ले तो मुझे भी अपने 3 बेटे बेटियों के लिए वैसे कोई चिंता नहीं रहेगी। कुकू अपने भतीजे भतीजियों को जी जान से चाहती है और ऐसा हो जाए तो मैं भी बड़े आराम से जब चाहे अपनी आंखें मूंद सकती हूँ। आंखें मूंद सकती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। फूफा हैरान दिखे। इसमें समझने का ऐसा क्या है? मैंने हंसते हुए कहा, इसका मतलब तो एक ही है और सबको पता है। फूफा जी ने पानी का गिलास ठक से खाने वाली मेज पर रखा, नाराजगी के साथ कहा, अच्छा तो आंख मूंदने की उम्र हो गई है क्या आपकी? अरे इस काम में भी उम्र में की कोई पाबंदी होती है क्या? मेरी तो सचमुच यह बहुत बड़ी चाह है कि कब मैं एकदम शांत और निश्चिंत भाव से अपनी आंखें मूंद पाऊँ। फूफा जी की नाराजगी अचानक गायब हो गई और वह अचानक पिघलते हुए बोले, मुझ पर दया कीजिए और इस तरह की बातें मत कीजिए। आपको देखकर मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है। आप तो मुझे शांति की प्रतिमा दिखाई पड़ती हैं। माँ ने अपना हाथ कपाल पर दे मारा और बोली, हे भगवान, जिसके सीने में अशांति की आग धू-धू जल रही है, तुम्हें वह शांति की प्रतिमा जान पड़ती है? जी हाँ, मुझे तो जान पड़ती है, फूफा जी ने गंभीर स्वर में कहा। दरअसल ज़्यादातर महिलाओं में मैंने अशांति का भाव देखा है और वे ही अपनी पसंद और नापसंद का दोष भी मढ़ती हैं
और इससे मेरी माँ या मौसियाँ में भी किसी से कम नहीं। किसी को अपने सामने न पाकर वे भगवान को ही उनके खिलाफ कोसती रहती हैं। और आपकी ननद तो खैर उसकी बात जाने दीजिए, लेकिन मैंने देखा है कि आप किसी को कोई दोष नहीं देती, एकदम शांत और स्थिर बनी रहती हैं। आपको देखकर तो मेरे मन में भी भक्ति जग उठती है। माँ हंस पड़ी और खुश भी हुई और फिर बोली, अरे बाप रे, तुम्हारे अंदर कोई कवि तो नहीं बैठा है? ऐसा है भाई साहब, कभी कभी मुक्ति के लिए मेरा जी भी छटपटाता है। और अरे मऊ, हाँ बेटा, रसोई घर में पूरियाँ पड़ी हैं, ले तो आ। अरे नहीं नहीं, पहले ही बहुत खा चुका, कुछ नहीं खाया तुमने। कम से कम 2 पूरियाँ तो और खानी पड़ेंगी, चल जल्दी ला के दे, और सब्जी भी। इसके बाद फूफा जी को मसाला पान भार भी थोड़ी सी दे देना। मुझे हंसी आ गई। क्यों नहीं आती भला? माँ जैसी महिला की मुक्ति, एक आदमी को पकड़ धक्कड़ कर उसे जी भरकर खिलाना ही जिसकी खुशी रही, जिसे पान भार मसाला की बात तक याद रहती है, उसकी भला मुक्ति? अपने बेटे बेटियों के मामले में तो वह जरा सा भी कोताही नहीं बरतती। भैया इन दिनों दफ्तर जाने लगे हैं और माँ सवेरे से ही रसोई घर में खाना बनाने को जुट जाती है, ताकि बाद में कोई गड़बड़ी या हड़बड़ी ना हो। बुटकी की तो बात ही अलग है। अभी भी रात बेरात उठकर माँ उसके कपड़े लत्ते तकिए चादर सहेजती रहती है, और मुझ जैसी शैतान लड़की की भी एक एक चीज़ और बेवकूफ़ियों पर पूरी नज़र रहती है। किस जतन से मेरे बाल और घने चमकीले होंगे, किस उपाय से मुहासों के दाग मिट जाएंगे, कॉलेज जाते समय मेरा पहनावा साफ सुथरा है कि नहीं, मुझ पर क्या फबेगा, सब कुछ। और यह सारी देखभाल वह बड़ी खामोशी से करती रहती है। ओ मेरी माँ, मेरी जननी, तू तो हर तरफ से माया के बंधन में जकड़ी है, बुरी तरह। तुम्हारी मुक्ति तो असंभव है माई। अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अब भी नक्षत्र के साथ जहाँ जी में आए बैठकर बात कर लेती हूँ। और इस तरह इस बात को लेकर माँ कभी भी मुझे कुछ नहीं कहती। और भला क्यों? कभी किसी दिन यह नहीं कहा कि तू अब बड़ी हो गई है, यह सब तुझे अब शोभा नहीं देता। लगता माँ को ये सब देखने का आदत हो गई है। लेकिन इन दिनों कभी कभी मुझे नीचे वाले कमरे में उसके साथ अकेले बातें करते हुए ऐसा लगने लगा कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। देह कपकपा उठती है। हालांकि मैं किसी तरह की कोई छेड़छाड़ या गुस्ताखी नहीं करती। हाँ, एक आध थप्पड़ जरूर जड़ देती हूँ बस, पर अब अजीब लगता है। और शायद इसलिए बुआ ने एक दिन मुझसे कहता है, ओ माऊ, तू अब भी उस नक्षत्र के साथ इधर उधर भटकती रहती है, तेरी उम्र नहीं हुई? मैं उसकी बात सुनकर नाराज हो गई। और कैसे ना होती भला? मैंने भी पलटकर जवाब दिया, इसमें भटकने की क्या बात है, मैं तो वैसी हूँ जैसे पहले थी। वाह, आदमी क्या हमेशा एक जैसा ही रहता है? उसके घर के लोगों की भी तारीफ करने की इच्छा होती है, तब उसे कुछ क्यों नहीं कहते? उस लंबे चौड़े जवान छोकरे के क्या और कोई यार दोस्त नहीं है? बस ले देकर उसे यहीं एक सियानी बेपरवाह लड़की मिली। मैं और तेज पड़ गई। लड़की हुई तो क्या हुआ? क्या लड़की इंसान नहीं होती, हाड़ मांस की नहीं होती? उसके कोई दोस्त नहीं हो सकता? जुबान लड़ाने में तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता, कहकर बुआ ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। अगर कोई सामने आकर कहे तो उसे कड़े शब्दों में टका से जवाब दिया जा सकता है, लेकिन बातों या सवालों का कोई जवाब न देना और चुप्पी साध लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ क्यों कुछ नहीं कहती मुझसे? माँ मुझ पर शक क्यों नहीं करती? मुझे तो बस यही जान पड़ता है कि नक्षत्र के साथ मेरी जो मित्रता है वह कुछ और नहीं, प्रेम है। ऐसा नहीं होता तो ब्याह की बात मन में आते ही कोई दूसरा चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं आता? ओह, यह नक्षत्र जल्दी से कुछ और बड़ा क्यों नहीं हो जाता है? इस बीच एक परेशानी जरूर पैदा हो गई। उस दिन मैं नीचे वाले कमरे में आशीन डॉक्टर के पास जाने के समय कावेरी लहरी की भावभंगिका माँ को छिपकर देख रही थी। इसी कमरे में नक्खा को विदा करते समय थोड़ी देर बैठकर बातें कर लिया करती थी। हालांकि अब यह कमरा मुझसे छिन गया है। इसमें बुआ का पलंग लग गया है, साथ ही बिछावन, अलमारी, आलना वगैरह सजो दिए गए हैं। बुआ ने घर का निचला हिस्सा मन मुताबिक सहेज लिया। माँ ने कई बार उससे कहा, लेकिन वह माँ के रसोई घर में ना तो खाना बनाती है ना खाती है। नीचे सहन के एक कोने में 2-2 जनता स्टोव जलाकर खाना पकाती है। फूफा जी के लिए सवेरे स्टोव पर भात वात तैयार कर देने और उनके दफ्तर निकल जाने के बाद आराम से चाय वाय बनाकर पीती है। फिर नहा धोकर बन ठन कर कंधे पर रंगीन बैग झुलाती खरीद फरोख्त के लिए बाजार की ओर निकल जाती है। इसका सीधा साधा मतलब है तो इतना ही, बुआ ने जो सपना देखा होगा वह उसे हासिल हो गया। सवाल है, क्या सचमुच उसे यह सुख हासिल हो गया? अभी अभी यह भी सुना है कि फूफा जी के सामने टीवी की रट लगाए हुए हैं।
जबकि मैंने फूफा जी को यह कहते हुए सुना कि अब इतनी जल्दी में यह सब कहाँ से लाऊंगा भला, और टीवी कोई खाने पहनने की तो चीज़ नहीं, और अलग से इसे खरीदने की ज़रूरत भी क्या है, घर में एक टीवी तो पहले से ही है। बुआ ने तमतमा कर पूछा, वाह, क्या अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने की चाह नहीं होती? मुझे तो कभी कभी यही जान पड़ता है कि अनिमेश नाम के इस आलू पकौड़ा छाप वाले आदमी को हमारी बुआ चाबुक मार मार कर घुड़दौड़ के मैदान में उतार कर ही दम लेगी, और मेरी माँ इस जाबाज औरत के उपस्थिति पर भरोसा रखकर अपनी मुक्ति का स्वप्न देख रही है। हमारी बुआ महारानी को इन दिनों एक और शौक चल रहा है। अचानक नक्षत्र की माँ और चाची के साथ गहरी छलने लगी। उनके साथ वह दोपहर के शो में सिनेमा जाती है और साथ लेकर खरीदारी करने को बाजार की तरफ निकल जाती है। यही नहीं, अपने घर की पकी सब्जी या कोई दूसरे पकवान कटोरे या डिब्बे में भरकर उनके यहाँ उपहार के तौर पर दे आती है। मैं यह भी देख रही हूँ कि वे सब भी खुकू को देखकर पिघल जाती हैं। खुकू मुनी ने शादी के बाद पलक झपकते अपने पति को अपने वश में कर रखा है और उसे अपने माँ बाप से अलग ढाई चावल की खिचड़ी पका रही है। इस बात में किसी को दोष नज़र नहीं आता। दरअसल मोहल्ले के लोग आपस में मिलना जुलना वैसे भी काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन मेरी माँ तो कभी भी उस तरफ अपना मुंह नहीं करती। माँ का सबके साथ मिलना जुलना और वह बड़ी विनम्रता से सबसे बातें भी करती है, लेकिन वह किसी के गलभाइयाँ नहीं डालती। हमारी बुआ वही कर रही है और इसलिए वह एकाएक बहुत अच्छी बन गई है। दूसरे बुआ तो इसी मोहल्ले की बेटी है, बहू नहीं, और ऐसी बहुओं के देशों को ढूंढते रहना उन्हें बहरा रहने की सबसे बुरी आदत औरतों में ही हुआ करती है। मेरी माँ को ऐसी औरतों ने घमंडी करार दे रखा है। पिताजी के सन्यासी होकर चले जाने के बाद तो पता नहीं उन्होंने माँ को और क्या कुछ कहना शुरू किया। क्योंकि माँ को अपनी तारीफ या बुराई से कोई खास मतलब नहीं, इसलिए यह भी उसके घमंडी होने का और एक प्रमाण है। जो भी हो, इसी तरह रोते गाते दिन बीत रहे हैं, ना अच्छे ना बुरे, ना सुख में ना दुख में। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी घटना घट गई जिसमें सब कुछ बदल गया और एक लंबे पत्र के रूप में इस घटना का विस्फोट हुआ। वही प्रज्ञा परमा जो यहाँ चक्र उत्सव के समाप्त होने पर गुरुदेव के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर करती रही, उन्होंने दक्षिण भारत के किसी एक केंद्र से अपने पूर्वाश्रम के स्वामी यानी आशीन डॉक्टर के पास एक लंबा चौड़ा और कड़ा पत्र लिखकर भेजा। इस पत्र का आशय था, मेरी यह बड़ी भारी भूल थी कि मैंने उस आनंद लहरी की सिफारिश करते हुए चक्र ले जाकर भाई आनंद स्वरूप में उसका नाम परिवर्तन कराया। अब जाकर यह पता चला कि आश्रम के नियम कानून का ठीक से पालन नहीं करने के कारण उन्हें आश्रम से निकाला जा रहा है। यही नहीं, आनंद स्वरूप के रूप में उनकी उपाधि भी छीनी जा रही है और आनंद लहरी के बतौर उन्हें वापस कलकत्ता भेजा जा रहा है। हालांकि शुद्धि के लिए उन्हें पूरे 1 साल का समय दिया जा रहा है। यदि वे अपने गृहस्थ आश्रम में लौटना चाहें और कठोर नियम का अनुपालन कर स्वयं को पूरी तरह बदल दें तो उनके दोबारा आश्रम प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। इस घटना से परमा की तो जैसे नाक ही कट गई है। उनका सिर सबके सामने नीचा रहता है और ऐसा इसलिए हुआ कि आनंद लहरी नाम के आदमी के साथ अशीन डॉक्टर की रिश्तेदारी है, जबकि आपस में ऐसा कुछ नहीं। अशीन डॉक्टर खुद वह पत्र लेकर हमारे पास आए। लीजिए, पढ़कर देखिए। वह पत्र माँ के सामने फेंकते हुए उन्होंने कहा। माँ ने वह पत्र देखा लेकिन उठाया नहीं। वह बोली, मैं दूसरे का पत्र नहीं पढ़ती। लेकिन बुआ तो डॉक्टर को देखते ही दौड़ी चली आई। उसने वह पत्र तेजी से लपक लिया और बोली, वाह, जिसकी चिट्ठी अगर वही बढ़ा दे तो क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। इसके बाद उसने उस पत्र को जोर शोर से पढ़ा, फिर बोली, अच्छा हुआ, हे भगवान, श्राप मिला तो पति मिला। घर का बच्चा घर को लौटा। 1 साल तक शुद्धि करने के बाद फिर वहां लौटेगा। दिमाग खराब है क्या उसका? चलूं मैं भी उसके ये अच्छी खबर सुना कर आऊं। वह घर आ चुका है। तमाम असुविधाओं के बीच कभी कभी कोई ना कोई सुविधा मिल ही जाती है। नीचे वाले घर के छिन जाने पर एक सुविधा यह हो गई कि माँ और डॉक्टर पर सीधे निगरानी रखी जा सकती है। हमें भैया वाले कमरे में ही बैठना पड़ेगा। इसकी वजह यह थी कि माँ बाहरी लोगों को अपने सोने वाले कमरे में नहीं बिठाती है। भैया पहले की तरह दफ्तर से सीधे घर को नहीं लौटता। वह दोस्तों के यहाँ अड्डा जमाने के बाद ही घर लौटता है। घर यूं ही सूना पड़ा रहता है। फूफा जी के दफ्तर से लौट आने के बाद बुआ आशिंदा के साथ पहले वाली बेफिक्री के साथ गप्पे नहीं मार सकती। यहाँ तक कि फूफा जी के नाश्ते और चाय के लिए नीचे उतरकर जाना पड़ता है। माँ को इससे थोड़ी राहत महसूस होती है और हम लोगों का कमरा भी बरामदे वाले गलियारे के पास ही है। मैंने देखा
कि बुआ के चले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, खुकू ने गलत नहीं कहा, शाप मिला तो पति मिला। यह शाप नहीं, वरदान है, सचमुच का वरदान। माँ की नज़र आशीन डॉक्टर पर ठहर गई। फिर उसने पूछा, तुम्हें भी यही जान पड़ता है? आशीन डॉक्टर शायद उस नज़र के सामने पल भर सहम गए, फिर बोले, पता नहीं, और इस बारे में आनंद की मानसिकता को देख परख कर ही कुछ कहा जा सकेगा। यह तो अपनी खाल बचाने वाला उत्तर है। डॉक्टर ने अचानक फिर जोड़ा, और दिक्कत यह है कि मुझे ठीक इसी समय 1 सप्ताह के लिए बम्बई जाना पड़ रहा है। बम्बई? हाँ, उसी दवाई को पेटेंट कराने के सिलसिले में एक बढ़िया ऑफर मिला। यानी तुम तब नहीं रहोगे? हाँ, इस काम में 7-8 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तो लग ही जाएंगे। यह तो काफ़ी लंबा समय है, माँ ने गंभीर स्वर में कहा। 7 दिनों में तो पृथ्वी पर प्रलय हो गया था, सारी धरती पानी में समा गई थी, पता है ना? और सिर्फ कुम्र अवतार के द्वारा ही कभी वेदों को इन्होंने अपनी पीठ पर रखकर बचाया था। अब इस युग में पता नहीं कौन रक्षा करेगा। इस तरह की बातों का क्या मायने है, समझ नहीं पाती। क्या सोचकर माँ कुछ कह देती है। सचमुच ऐसी बातों को समझ पाना मुश्किल है। खैर, वैसे अश्विन डॉक्टर की बातें इतनी खटन नहीं होती। उन्होंने कहा, सचमुच बड़ा अजीब सा है, ठीक ऐसी घड़ी में ही। माँ, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, वह अपने साथ और भी कई परेशानियां लेकर आती है, और यह कोई नई बात नहीं है। इस तरह की बात का क्या मतलब था भला? क्या पिताजी को लौट आना मुसीबत थी? डॉक्टर ने कहा, आनंद के बारे में एक ही चिंता मुझे सता रही है। वह अचानक ऐसा कोई व्यवहार कर बैठा था। माँ का स्वर अचानक तेज और तीखा हो गया। क्या उसके व्यवहार में तुम्हें कभी कोई अजीब बात देखने को नहीं मिली, बताओ? नहीं, दरअसल बात यह है। बात छोड़ो, माँ ने कहा, अब यहाँ से जाने के पहले तुम्हें मेरा एक उपकार करना होगा। यह मेरा अनुरोध है। अनुरोध? कहिए, आदेश दीजिए। आदेश ही जैसे सिर आंखों पर लेना होगा, मैं कह रही हूँ। वैसे भी मुझे रातों को नींद नहीं आती। नींद की गोली के बिना नींद कहाँ। अब सामने से अंधड़ आता दिख रहा है, और पीठ से लगी दीवार दरक रही है। पता नहीं क्या होने का है। तुम बम्बई जाने से पहले ढेर सारी गोलियां दे जाना। तुम डॉक्टर हो, इसमें परेशानी नहीं होगी। ढेर सारी गोलियां? नींद की गोलियां? डॉक्टर परेशान हो उठे। इसका कोई मतलब नहीं, नींद की जरूरत है मुझे। डॉक्टर ने अचानक माँ का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में थामकर बड़ी उतावली से कहा, कावेरी, क्या हुआ? तुम क्या चाहती हो? मैं अपना जाना मुलतवी कर दूं? क्या कह रहे हो? मैं किसी मूर्ख की तरह तुमसे ऐसा करने को क्यों कहूँगी? तुम्हारे लिए तो एक सुनहरा भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है, तो फिर ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? बड़ी मुश्किल से मैंने बताया ना, नींद की जरूरत पड़ने पर गोलियां काम आएंगी, तभी तो इन्हें इकट्ठा करने की चाह और चिंता है। अपने से जुटा पाना इतना आसान का है। हालांकि मुझे लोक समाज में एक बित्ता जीभ निकालकर या आग में जलकर झुलसे हुए बैगन की तरह दिखना हमेशा ही बुरा लगता है। घिन सी आने लगती है कभी कभी। कभी मुझे आराम की जरूरत पड़ती है। मैं ये सब देखकर एकदम गूंगी खड़ी थी। आखिर माँ को ऐसा कहने का मतलब क्या था? माँ ने अपना हाथ भी डॉक्टर के हाथ से नहीं छुड़ाया। आशीन डॉक्टर उसके हाथ को जोर से दबाते हुए कहा, मुझे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश मत करो कावेरी। मुझसे वादा करो कि ऐसा कोई बात नहीं करोगी। तुम्हारे मुंह से ऐसी चालू किस्म की बात अच्छी नहीं लगती। माँ ने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर कठोर स्वर में बोली, तब और क्या अच्छा लगता है? सिर्फ मुस्कान। एक पत्थर की मूरत उसके होठों पर चिपकी, एक स्थायी मुस्कान। बस मुझे माफ कर दो कावेरी। तुम्हें तुम्हारे ईश्वर की कसम और दुनिया भर के प्यार की कसम, तुम इस तरह की डरावनी बातों को अपने मन से एकदम निकाल फेंको। तुम तो बेहद शक्तिशाली औरत हो। दया करके तुम उस बदनसीब को माफ कर देना। माँ के होठों पर एक अजीब मुस्कान खिल गई। माँ ने कहा, माफी? तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं उस अभागे के ऊपर बली बली जाऊंगी? तुम भी कैसे बेवकूफ हो। माफी का सवाल तो खुद अपने को लेकर है। खुद अपने को माफ करना सबसे मुश्किल काम है डॉक्टर। कावेरी, तुम कहना क्या चाहती हो? आकर समझ नहीं पा रहा हूँ। माँ ने आहिस्ते से कहना शुरू किया, तुम इतने तो बेवकूफ नहीं कि कुछ समझ ना सको। तुम जरा अपने दिमाग पर जोर डालो। एक आदमी जब जहां जी में आया चला जाए, निकल जाए, और वह मन ही मन इस बात के लिए निश्चिंत हो कि जब चाहेगा तब आकर घर में चाबी बंद संदूक में जो कुछ पड़ा हथिया लेगा। और अगर अचानक आकर देखे कि बंद संदूक में रखी सारी चीजें गायब हो चुकी हैं, तो क्या करेगा? वह इस बंदूक संदूक की रखवाली को किस नजर से देखेगा? अब तुम ही बताओ कि उस भेदिया नजर को झेल पाना आसान है, और तब जबकि रखवालों के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा हो। और तुमने भी इसमें अड़ंगा लगा दिया। दुश्मन ही आखिर यही करता है। ठीक है, तुम्हें अब गोलियां देने की जरूरत नहीं। अश्विन डॉक्टर ने भी धीमे स्वर में उत्तर दिया। वह यह बदनसीब बेवकूफ नहीं,
यह तो तुमने कहा, लेकिन यह अभागा पूरी तरह अंधा भी है। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं चला? ज्यादातर लोग सिर्फ अपने अंदर ही देख पाते हैं, वे बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं कर पाते। माँ खामोश रही। माँ ने थोड़ा रुककर डॉक्टर ने फिर कहा, हो सकता है अनुभव में उतरने के बावजूद वह अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं कर पाता। अब दोनों खामोश बैठे थे, चुपचाप। उनमें से कोई किसी को नहीं देख रहा था। नहीं, अब इस बात में संदेह नहीं कि इसे कहते हैं प्रेम। उस दिन बुआ ने गुस्से में भरकर कहा था, 3-3 बच्चों की माँ और 40 के पैठे पर। लेकिन मैं साफ देख रही हूँ कि आशीन डॉक्टर माँ पर अपने प्रेम के चलते जान लुटाने को तैयार है। और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अब तो माँ भी। ऐसा ना होता तो माँ ने वादा क्यों किया, इतनी सारी बातें क्यों की? बीच बीच में संदेह भी होता है कि सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैं यही सोचती रही कि आखिर ऐसा क्यों कर संभव है। माँ ने पिताजी से प्रेम करके ही तो विवाह किया था। अब ऐसा देख रही हूँ कि बदल जाता है, सब कुछ बदल सकता है। उसके बाद मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लगा कि मैं फूट फूट कर रो पड़ूंगी। फिर तो ऐसे लोग, हम लोग भी बदल सकते हैं। इतनी मानसिक पीड़ा के बावजूद मेरी आंखों में आशीन डॉक्टर के प्रति ठहरे हुए चेहरे में मानो कृतज्ञता का भाव भी था। माँ ने उससे कोई वादा नहीं किया था, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून भी था। माँ ने जैसा भयानक इरादा कर लिया था, उससे कम राहत तो मिली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे बाप रे, मैं तो यह सोच भी नहीं सकती